Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में लेथ मशीन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर सीरीज 55 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में अपना नेक्स्ट लेक्चर 56 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में अपने लेथ मशीन के कुछ ऑपरेशन और उनके अटैचमेंट के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन बताया था, लेथ मशीन क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उनके क्या क्या वर्किंग होती है, तो इन सारी चीज़ों को हमने आपको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज़ में थोड़ा सा कुछ पार्ट्स की डिटेलिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग शेपर, प्लेनर और स्लॉटिंग ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कुछ डायग्राम बना रखा है। फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपको टेल स्टॉक का। देखिए, हेड स्टॉक का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हेड स्टॉक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो आइए हम लोग थोड़ा सा टेल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर सेकेंड डायग्राम हमारा है कैरियज, और फिर हम कैरियज के ऊपर लगे हुए टूल पोस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम टेल स्टॉक के बारे में। तो देखिए, बेसिकली जो हम लोगों ने लेथ मशीन के राइट साइड में एक कंपोनेंट लगाया हुआ था, ग्रे कास्ट आयरन का बना था, उसका नाम मैंने टेल स्टॉक रखा था। उस टेल स्टॉक का मेन वर्क जो होता था, अगर वर्कपीस सिलेंड्रिकल और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो तो उस वर्कपीस के सपोर्ट के लिए टेल स्टॉक का यूज किया जाता था। और दूसरे केस में अगर उस सिलेंड्रिकल वर्कपीस में अंदर ड्रिलिंग करना हो, बोरिंग करना हो, तो उस समय हम ड्रिल टैप का यूज करके बोरिंग करते थे या ड्रिलिंग करते थे। तो उसी पे आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा टेल स्टॉक कहलाता है। इसमें सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेल स्टॉक इज माउंटेड। देखिए, हमने आपको बताया था इट इज माउंटेड ऑन द बेड और टेबल। पूरा का पूरा टेल स्टॉक टेबल या बेड पर माउंट किया गया होता था। तो अब चेक करते हैं बेड हमारा कहाँ है। देखें, ये जो एलिमेंट हमने ग्रीन शैडो से दिखाया हुआ है, ये पूरा हमारा बेड का एलिमेंट है। बेड के नीचे आपको क्या लगा होगा? लेग लगा होगा। लेग किस पे टिका होगा? फाउंडेशन पे टिका होगा। और फाउंडेशन को हम फाउंडेशन बोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो उसके ऊपर की बात करते हैं। देखिए, इस एलिमेंट को हम लोग किसके नाम से? बेड या टेबल के नाम से जानेंगे। अब इस बेड या टेबल पे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक सॉलिड क्रॉस सेक्शन ऐसा आकार का बनाया जाता है, इस तरीके का। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। इस सॉलिड कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर होल कर दिया जाता है और उस होल में नट एंड बोल्ट लगा दिया जाता है। जो नट लगाते हैं वो फाउंडेशन नट नहीं होते हैं माय डियर, ये ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन नट हम लोग फाउंडेशन यानी बिल्कुल बेस पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लैंपिंग बोल्ट और नट का यूज करेंगे, बिकॉज हमें इस टेल स्टॉक को अपने बेड से क्लैंप करना है। तो देखिए, ये पूरी की पूरी टेल स्टॉक की बॉडी है, ये जो जा रही है इसे हमें इस बेड से क्लैंप करना है। तो यहाँ पर एक नट द्वारा हमने एक इधर से एक इधर से, ऐसा आप देखेंगे तो आपको 4 नट दिखाई देगा। ये मैंने फ्रंट व्यू लिया है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो जैसे 2 यहाँ पे हैं वैसे ही 2 इसके पीछे दिखाई देंगे। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। किस नट से कनेक्ट कर दिया? क्लैंपिंग बोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब देन बीच में हमने एक ऑफ सेटिंग स्क्रू को लगा दिया। उस स्क्रू को हम क्या करते हैं? इस टेल स्टॉक को बेड पर सेट करने के लिए यूज करते हैं। अभी उसके बारे में भी डिटेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से ऑफ सेटिंग स्क्रू द्वारा टेल स्टॉक को बेड पर सेट किया जाता है ना, उसके मूवमेंट को सेट किया जाता है। देन आफ्टर आइए अब इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ तक का पोर्शन
कंप्लीट। इसे हम लोग बोलते थे ये हमारा टेल स्टॉक का बॉडी होता था। कहाँ तक बॉडी होता था? देखिए यहाँ से लेकर ये जो रेड शैडो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा टेल स्टॉक बॉडी होता है। अब इस बॉडी के ऊपर हम लोग रैम लगाते हैं जिसे बोलते हैं सैडल, जिसे बोलते हैं सैडल। यहाँ पर देखिए इस टेल स्टॉक बॉडी के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? ये वाला जो पार्ट हम लोग लगाते हैं इसे हम लोग सैडल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को सैडल बोलते हैं। अब इस सैडल को हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसके अंदर होल कर देते हैं और ड्रिल द्वारा होल किया जाता है। वहाँ पर हमें लीड स्क्रू बना दिया जाता है। लीड स्क्रू बना देने से क्या होता है? अंदर एक लीड स्क्रू शाफ्ट को इनलेट करा दिया जाता है। वो लीड स्क्रू शाफ्ट यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कनेक्ट होती है। अब क्या करते हैं? उस लीड स्क्रू शाफ्ट से हम एक डेड सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये जो डेड सेंटर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें डेड सेंटर, देखिए होता क्या है, जब ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस हो तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा डेड सेंटर हमारा इसे क्लैंप कर लेता है। अब ये वर्कपीस रोटेट भी कर रहा होगा तो ये इस पर प्रेशर फोर्स लगाएगा। और ये प्रेशर फोर्स कैसे लगाएगा ज़रा देखिएगा। जब हम यहाँ पे देखिए ये हमारा हैंड व्हील है। जब हम हैंड व्हील को ऑपरेट करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ऐसा हैंडल लगा होगा। इस हैंडल से हम इसे क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। जब ऑपरेट करेंगे तो ये लीड स्क्रू रॉड इसे राइट देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और जब इसे एंटी क्लॉकवाइज हम ऑपरेट करेंगे तो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो अब इसे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कराकर क्या करते हैं? अपने डेड सेंटर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये वर्कपीस को प्रॉपरली टाइट फिट किया रहता है और ये वर्कपीस हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है जिससे अपने एक्सिस पे ये रोटेट भी करता रहे। अगर पॉइंट कांटेक्ट से सरफेस कांटेक्ट बन जाए तो रोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम लोग पॉइंट कांटेक्ट देते हैं और इसका एंगल जो होता है इसका एंगल बोला जाता है डेड सेंटर एंगल। ये 3 तरीके से दिया जाता है: पॉइंट एंगल, पिच एंगल, प्रिंक एंगल और डॉट। डॉट, प्रिंक एंड पॉइंट एंगल 3 तरीके से इसको हम लोग देते हैं। कैसे देते हैं? डॉट, प्रिंक एंड पॉइंट एंगल। इसे रफ करते हैं, डॉट, प्रिंक एंड पॉइंट एंगल। चलिए कितना देते हैं वो देख लीजिए। देखिए ये जो डॉट एंगल होता है, डॉट एंगल होता है वो किसका? डेड सेंटर का ही एंगल होता है। कौन से डेड सेंटर का? ऐसा डेड सेंटर बना होगा तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये आपका डॉट एंगल होगा। अगर डॉट रहेगा तो ये होगा 90 और अगर प्रिंक एंगल होगा तो ये होगा 60 और ये होगा 45। इस तरीके से देखिए देखिए कहीं कहीं डॉट एंगल को हम लोग 60 कंसीडर करते हैं, प्रिंक एंगल को हम लोग 30 कंसीडर करते हैं और पॉइंट एंगल को हम लोग 90 कंसीडर करते हैं। जब ऐसा कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो एंगल ऐसे रुकिए, ये वाला जो एंगल हमें बनेगा 60 बनेगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी। जब ये 90 बनेगा तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 30 बनेगा तो बिल्कुल कम होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाइड करेंगे। चलिए बेसिक एग्जाम में जब आएगा तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा, डॉट एंगल 60 डिग्री। चलिए इसे हटाई देते हैं।
एक ही डेटा रखिए। डॉट एंगल 60 डिग्री, प्रिंक एंगल 30 डिग्री और पॉइंट एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब जब ये पुशअप करेगा तो वर्कपीस को होल्ड करेगा। पहला काम तो इसका ये हो गया। देन आफ्टर ऊपर देखे इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, रैम के ऊपर एक, ये हमारा जो होता है ये किसका, इस टेल स्टॉक की बॉडी होती है। यहाँ पे देखिए टेल स्टॉक की बॉडी होती है। अच्छा सपोज करिए कि हमें ड्रिलिंग करना हो तो हम यहाँ से इस डेड सेंटर को रिमूव कर लेंगे। कैसे, ये स्पिंडल क्रैंक लीवर जो हमारा है, जो क्लैंपिंग डिवाइस है, उसे हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये लूज हो जाएगा। देन इस स्पिंडल को हम बाहर निकाल लेंगे, डेड सेंटर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्रिल बिट को ले आकर फिट कर देंगे। तो अब हमारा ये क्या करेगा, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डेड सेंटर की जगह ड्रिल बिट को हम फिट करके ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको पूरी चीज़ें फिनोमिना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा टेल स्टॉक कैसा होता है और कैसे वर्क करता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक इज होल्ड द वर्कपीस एंड व्हेन इन ऑपरेशन ड्रिलिंग। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। मेन फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक इज, मेन फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक इज होल्ड सपोर्ट द वर्कपीस, support the workpiece and hold the drill bit. Hold the drill bit, ये हमारा हो गया। अब ये पूरा का पूरा सेटअप आपका किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन का बना होता है। इट इज मेड बाय, it is made by grey cast iron और नोडुलर कास्ट आयरन, ये हमारा हो गया। अब इसको जो हम लोग बेड पर फिक्स कर देते हैं, इस पे जो सैडल लगा होता है, इस सैडल पर ये पूरा का पूरा ऐसे मूव कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा फिनोमिना हमारा कहलाएगा टेल स्टॉक। अब इस टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में एक कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम लोग कैरिएज के नाम से जानते हैं। वो कैरिएज हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में मूव करता है। तो उस कैरिएज के बारे में देख लेते हैं। कैरिएज का मेन फंक्शन क्या होता है, पूरे के पूरे टूल पोस्ट को सपोर्ट करना, क्लैंप करना, होल्ड करना और गाइड करना। तो ऐसे देखिए कैरिएज क्या करता है, पूरे के पूरे टूल पोस्ट को अपने ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है, क्लैंप भी किया हुआ है, और जब कैरिएज आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा तो पूरा का पूरा टूल पोस्ट आगे मूव करेगा। तो इस तरीके से कैरिएज हमारा क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ कैरिएज, इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए द मेन फंक्शन ऑफ कैरिएज इज क्लैंप, होल्ड, क्लैंप, होल्ड, सपोर्ट एंड गाइड द किसको गाइड करेगा, टूल पोस्ट,
और कैरियज में देखिए कुछ हमारे पास मैकेनिज्म लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास हेड ट्रांसफरिंग व्हील लगा हुआ है, एक हमारे पास सैडल लगा हुआ है, फिर हमारे पास थ्रेड डायल लगा हुआ है, देन टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट के ऊपर हमारा टूल लगा हुआ है, फिर उसके बाद कंपाउंड रेस्ट है, क्रॉस रेस्ट है, कैरियज लॉक है और हाफ नट लीवर है। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये सब हमारे क्या होते हैं। तो देखिए कैरियज को हमें अगर मूव कराना होगा तो यहाँ से देखिए एक स्पिंडल लगा होगा। अब अगर इस व्हील को क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो पूरा का पूरा कैरियज बैक साइड में ऐसे मूव करेगा, और यदि इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे, तो पूरा का पूरा कैरियज इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। तो इस तरीके से कैरियज को बेड पर स्लाइड करने के लिए हैंड ट्रांसफरिंग व्हील या हैंड ट्रेवलिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड ट्रेवर्सिंग व्हील आर यूज्ड टू move the carriage on the बेड पर मूव करने के लिए लगाया जाता है। अब ये तो मूवमेंट हो गया। देन इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास मैकेनिज्म लगी है, फीड चेंज लीवर। अच्छा, कैरियज की स्पीड को भी डिसाइड करना है, किस स्पीड से, मान लीजिए ऑटो लॉक सिस्टम अगर हमें लगाना हो तो ये कैरियज हमारा किस स्पीड से मूव करेगा। तो उस समय हमारे पास इंटरनल गियर सेटअप देखिए ये लगा हुआ है, ये कैरियज के गाइड वे पर लगा हुआ है, इसका टीथ ये मूव करेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो इस तरीके से इंटरनल फीड मैकेनिज्म के लिए हम लोग फीड चेंज लीवर या फीड चेंज गियर का उपयोग करते हैं। ये तो हमारे पास लीवर होता है और ये हमारे पास लीवर कनेक्ट हो गया गियर से। जब हम लोग ऐसे पुशअप कर लेंगे तो ये लीवर इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग पुश ऑन कर देंगे तो ये लीवर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ये पूरा मोमेंट देने लगेगा। देन नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर हाफ नट लीवर का उपयोग करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ नट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो हाफ नट का उपयोग लेथ मशीन में किया जाता है और लेथ मशीन में कैरियज के मैकेनिज्म में लॉक करने के लिए हाफ नट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, कैरियज को एक जगह लाकर अगर हमें स्टॉप करना हो तो उस समय हम क्या करते हैं, एक कैरियज लॉक नट का उपयोग करते हैं। इस नट को हम ऐसे टाइट कर देंगे तो कैरियज हमारा क्या होगा, ये हाफ नट से फिक्स होकर, ये देखिए कैरियज लॉक हाफ नट लॉक से फिक्स होकर रुक जाएगा, फिर ये कैरियज ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ये हमारा होता है हाफ नट और कैरियज लॉक नट। आपसे पूछा जाएगा कि हाफ नट और कैरियज लॉक बोल देगा तो आप समझ जाएंगे, सीधे यही पूछेगा हाफ नट का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया। अब आगे मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा कैरियज किसके ऊपर, देखिए यहाँ पे नीचे होता है बेड के ऊपर रखा होता है और कैरियज के ऊपर एक सैडल लगा होता है। सैडल क्या करता है, इस तरीके से मूव कर सकता है। जब ये व्हील को मूवमेंट देंगे तो ये सैडल आपका पूरा का पूरा इस तरीके से मूव कर सकता है। ये भी एक व्हील है, ये भी एक व्हील है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब सैडल आपका क्या करेगा, इस एक्सिस में पूरा का पूरा मूवमेंट करेगा। देन आफ्टर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक क्रॉस स्लाइड लगा हुआ है। क्रॉस स्लाइड का मतलब जब इस पूरे के पूरे टूल पोस्ट को ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट देना होगा तो हम इस क्रॉस स्लाइड का उपयोग करेंगे। इस व्हील को देखिए अगर क्रॉस स्लाइड से कनेक्ट कर देंगे और व्हील को ऐसे घुमाएंगे तो ये क्रॉस में इसको पूरे के पूरे टूल पोस्ट को क्रॉस में लेके चला जाएगा और फिर एंटी डायरेक्शन करेंगे तो फिर वापस चला आएगा।
तो इससे क्या होगा कि जब किसी टूल वर्कपीस को पार्टिंग ऑफ करना हो, 2 टुकड़ों में काटना हो, तो उसे अंदर की ओर डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्रॉस स्लाइड। ये हमारा हो गया। फीड भी लेने के लिए क्रॉस स्लाइड का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। कैसे? ऐसे देखिए, सपोज करिए कि ये वर्कपीस था। अब मान लीजिए कि ये टूल हमारा हो गया। अच्छा, टूल को इस वर्कपीस के क्रॉस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो, मान लीजिए इतना आगे बढ़ गया, फिर अब इस डायरेक्शन में कटिंग करेगा। फिर उसके बाद हमने टूल को बैक डायरेक्शन में ले आए अपनी इनिशियल पोजीशन पे, फिर उसके बाद फीड देंगे तो फिर ये इतना आगे कट करेगा। तो जो लगातार हम फीड दे रहे हैं ये इसी क्रॉस स्लाइड से देते हैं। तो ये तो हो गया क्रॉस स्लाइड का फिनोमिना, मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था। देन क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक कंपाउंड स्लाइड लगी होती है जो पूरे के पूरे कंपाउंड रेस्ट टूल पोस्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए फ्री होती है, इस तरीके से। तो अब टूल पोस्ट हमारा किसके ऊपर लगा होगा? कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा होगा और टूल पोस्ट में हम टूल को फिक्स करते हैं। तो ये तो कैरियज की पूरी मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इस कैरियज के ऊपर जो टूल पोस्ट लगा होगा। तो देखिए, कैरियज का मेन फंक्शन मैंने लिखा कि मेन फंक्शन इज कैरियर फॉर क्लैंपिंग एंड गाइड द टूल पोस्ट। देन आफ्टर हमने लिखा हैंड ट्रांसवर्स व्हील, ये हमारा हो गया। और ये हमारे हाफ नट लीवर एंड कैरियज लॉक आर यूज फॉर लॉकिंग द स्पीड ऑफ कैरियज, तो ये हमारा हो गया। देन फीड चेंज गियर इज ऑल्सो कंट्रोल द स्पीड ऑफ कैरियज, ये हमारा हो गया। देन हम बात करेंगे इस टूल पोस्ट के बारे में। ये एक्चुअल का टूल पोस्ट जो इतना छोटा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल का कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरीके के डायग्राम को हम लोग टूल पोस्ट बोलते हैं। ऐसा डायग्राम हमारा टूल पोस्ट कहलाता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए एक टूल पोस्ट को हमने बनाया और टूल पोस्ट की ये बॉडी हो गई, ये हमारा हो गया बॉडी हो गया। यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसी के बीच में हम लोग टूल को ऐसे कांटेक्ट करते हैं, टूल को हम लोग इसी के बीच में ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया। ये पूरा ऐसे अंदर चला जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से ये जो नट होता है इसे हम लोग टाइट करते हैं तो ये टूल को क्लैंप कर लेता है। यहाँ से अगर इस नट को हम लोग टाइट करेंगे तो ये पूरा टूल को क्लैंप करेगा और ये हमारा क्या होता है, टूल होता है। इसे हम लोग टूल बोलते हैं। तो टूल पोस्ट का केवल और केवल एक काम होता है, टूल को क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है। टूल पोस्ट इज यूज फॉर क्लैंपिंग द टूल। यहाँ पे देखें, टूल पोस्ट इज यूज फॉर clamp the tool। तो ये हमारा हो गया टूल पोस्ट। अब उसके बाद ये तो हमारा बेसिक आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टेल स्टॉक क्या होगा, कैरियज क्या होगा, टूल पोस्ट क्या होगा, इनके बारे में बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इनकी, अब ये तो डिटेलिंग हमारी हो गई, हमें एक कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में कि कैरियज एक्चुअल का कैसा होता है। उस लेथ मशीन में छोटा सा कैरियज दिखाई दे रहा था, टेल स्टॉक छोटा सा दिखाई दे रहा था, टूल पोस्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लगभग ना के बराबर बना था। तो इसलिए हमने आज उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट का मतलब अब हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा टूल होता है, ये जो हमारा टूल होता है वो किस किस तरीके से वर्क करता है।
तो चलिए हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करते चलते हैं। तो आइए यहीं पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए कि अगर हम बात करें सेंटर की, किसके सेंटर की बात करें, इस सेंटर की बात करें, तो जो हमारा सेंटर होगा वो कितने तरीके से होता है। सेंटर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, टेल स्टॉक। तो बेसिकली आपका टेल स्टॉक पर दो सेंटर यूज किया जाता है। एक तो आपको ये दिखा दिया गया कि अगर ऐसा डेड सेंटर हो तो तीन तरीके के एंगल यूज करेंगे, डॉट एंगल, प्रिंक एंगल और पॉइंट एंगल। जब उसकी वैल्यू 60 डिग्री ली जाएगी तो डॉट एंगल कहलाएगा, 30 ली जाएगी तो प्रिंक एंगल, 90 ली जाएगी तो पॉइंट एंगल। ज़्यादातर पॉइंट एंगल का उपयोग किया जाता है, मैक्सिममली पॉइंट एंगल का उपयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यदि उनके हम टाइप की बात करें तो सेंटर आपके दो टाइप के डिफाइन किए जाते हैं। पहला आपका होता है डेड सेंटर और दूसरा आपका होता है लाइव सेंटर। डेड सेंटर और लाइव सेंटर का उपयोग हम लोग इस टेल स्टॉक पर करते हैं। डेड सेंटर और लाइव सेंटर क्या है? डेड का मतलब जो केवल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाए, यानी कि सपोर्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड ओनली, इट इज यूज्ड ओनली सपोर्ट द वर्कपीस। यह वर्कपीस को केवल सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। लाइव सेंटर का मतलब क्या होगा? जब इसे निकाल कर हम लोग ड्रिल बिट लगा देंगे तो ये खुद मूव करने लगेगा। तो ऐसे सेंटर जो खुद एक्शन में आ जाए वर्किंग के, उसे हम लोग लाइव सेंटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइव सेंटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टू होल्ड ड्रिल बिट। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब इनका जो सेंटर बनता है, ये सेंटर क्या एक्चुअल में ऐसा ही बनेगा? आपको हर जगह पे ऐसा ही सेंटर दिखाई देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्कपीस कुछ अलग अलग टाइप के सेंटर आपको दिखाई देते हैं। तो उनके हम सेंटर के एज के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन कर देते हैं, कितने टाइप की एज इनकी होती हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट, जब अकॉर्डिंग टू पॉइंट हम लोग देखेंगे तो हमारा पहला तो पॉइंट एंगल बनता है। पहला हमारा जो बनेगा, यदि इस तरीके का बनेगा तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट दूसरी बात करेंगे, पॉइंट सेंटर हमारा होता है डेड या लाइव सेंटर। दूसरी बात हम लोग बोलेंगे, जब ये कुछ इस तरीके का बन जाए, देखिए ऐसा हो और ये ऐसा बन जाए, इस तरीके का बन जाए, वर्कपीस आकर यहाँ पर फिक्स हो, यहाँ पर फिक्स हो, तो इस तरीके के सेंटर को देखिए, ये दो तरीके का बनता है। एक ऐसा बनेगा, दूसरा वाला आपका इस तरीके से बनेगा। तो एक को हम लोग मेल डेड सेंटर या लाइव सेंटर और एक को हम लोग फीमेल डेड सेंटर बोलते हैं। तो एक हमारा होता है मेल सेंटर, मेल सेंटर
और एक हमारा होता है फीमेल सेंटर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया मेल और फीमेल। एक हमारा होता है हाफ डेड सेंटर। यदि ऐसा बना दिया जाए तो अब यहाँ पे देखिए, किसी वर्कपीस को, कोई सर्कुलर वर्कपीस है, वो आसानी से आकर इसमें सपोर्ट कर जाएगा। वो वर्कपीस ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, आसानी से यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सर्कुलर वर्कपीस को ऐसे सपोर्ट कराएंगे तो ये वर्कपीस हमारा क्या हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, ऐसा है ना। तो जब हमें ड्रिल बिट को होल्ड करना हो तो उस समय इस तरीके के सेंटर का यूज करेंगे, और वर्कपीस को केवल होल्ड करना हो तो पॉइंट ये दोनों यूज कर सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इसे मैक्सिमम ये हमारे डेड सेंटर कहलाएंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइव सेंटर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों को डेड सेंटर और इसे लाइव सेंटर के नाम से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सेंटर। अब सेंटर के बाद हम लोग, चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग इनके एजेस की डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इनकी जो कटिंग एज होती है वो हमारी डिफाइन की जाती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इनके एज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो कटिंग एज बनती है उसकी बात करेंगे। जो कटिंग एज हमारी बनेगी उसकी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं टर्निंग टूल। जब टर्निंग टूल यूज करेंगे हम लोग तो बेसिकली 2 तरीके का टर्निंग टूल यूज करेंगे। देखिए, पहला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, और दूसरा यूज करेंगे राइट हैंड टर्निंग टूल। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्निंग टूल। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए, टूल आपका इस तरीके का होगा, मेन कटिंग एज ये होगी ये। तो अब ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड मतलब ये इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ये वर्किंग करेगा। सॉरी, मेन कटिंग एज ये होगी, साइड कटिंग एज या बैक कटिंग एज ये हो जाएगी। तो अब ये टूल इस लेफ्ट साइड डायरेक्शन में कटिंग करेगा, तो ऐसे टूल को लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल बोलेंगे। अगर टूल हमारा ऐसा हो जाए तो ये हमारा टूल कहलाएगा राइट हैंड टर्निंग टूल। ये हो गया। टर्निंग के बाद जब हम क्या करेंगे, इन पर पार्टिंग करेंगे, तो सिमिलर पार्टिंग टूल भी इसी तरीके का होता है। तो इसी को हम लोग और लेफ्ट हैंड पार्टिंग टूल बोल सकते हैं, और इसे और राइट हैंड पार्टिंग टूल बोल सकते हैं। कैसे, जब वर्कपीस सपोज करिए ऐसा हो और इसे हमें इतने डेप्थ में काट के ऐसे इस तरीके से काट के बनाना हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमने तो इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल हो जाएगा।
लेकिन अगर इसे काट के पूरा ऐसे काट के अलग करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिंग हो जाएगा, 2 भागों में पार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा टूल हमारा पार्टिंग टूल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया लेफ्ट हैंड पार्टिंग या टर्निंग टूल, और ये राइट हैंड पार्टिंग या टर्निंग टूल। अब बात करेंगे फॉर्मिंग टूल की। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो फॉर्म हमें बनाना होता है वो हमारे टूल कैसे होते हैं। फॉर्मिंग, कोई फॉर्म या स्लॉट काटना हो किसी वर्कपीस पे, तो सपोज करिए ये हमारे पास एक वर्कपीस था, इसमें ऐसे स्लॉट काटने थे। अब ये जो हमने स्लॉट काटा ये किसी टूल से काटा होगा, पहले ये प्लेन रॉड रहा होगा। अब यहाँ पर एक टूल अगर हम ऐसा लगा दें, देखिए एक टूल हम लोग ऐसा लगा दें और इसे इंटरसेक्ट कराएं और इस वर्कपीस को रोटेट कराएं, तो जितनी डेप्थ तक इंटरसेक्ट कराएंगे और जितना इसका डायमीटर होगा उतने में ये क्या होगा, एक स्लॉट करता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग टूल, जो किसी वर्कपीस में फॉर्म यानी कि कुछ स्लॉट काटने के काम आए। उसके बाद अगर कोई ग्रुप काटना हो तो वो हमारा कहलाता है ग्रूविंग टूल। देन अगर हमें थ्रेड काटनी हो तो थ्रेड के लिए देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है थ्रेड कटिंग टूल। थ्रेड कटिंग टूल, थ्रेड हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काटी जाती हैं। तो जब एक्सटर्नल काटी जाएगी तो एक्सटर्नल कटिंग टूल का उपयोग करेंगे, वहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही काट लिया जाता है, और इंटरनल में भी सिंगल पॉइंट से काट लिया जाता है। लेकिन इंटरनल की डिज़ाइन देखिए, एक्सटर्नल का तो आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पता ही है, इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल आपका कैसा होगा, वो कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट एंगल बनेगा, फिर इस पॉइंट एंगल को और थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, ये आपका हो गया। ऐसा टूल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कि इसे हम मान लीजिए कि इस डी डायमीटर के होल में इस टूल को यहाँ पे इनलेट कराया ऐसे। अब इस टूल को हमने इनलेट कराया, जब ये टूल अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा तो इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे ये थ्रेड काटता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे थ्रेड कटिंग टूल जहाँ पे दिखे आपको तुरंत जवाब दीजिएगा, ये इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है। कैसे हैं, इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बोरिंग टूल हमारे कैसे होते हैं। जब किसी पहले से ड्रिल किए गए होल के इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज करना हो तो उस समय बोरिंग टूल का उपयोग करेंगे। तो देख लीजिए बोरिंग टूल, बोरिंग टूल हमारा कैसा होगा, इस तरीके की कुछ उसकी एज होगी, ऐसा टूल होगा और ऐसा टूल होगा। अब ये क्या करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा और ये इसकी कटिंग एज होगी।
देन इस तरीके से जब ये घूमेगा तो ये पूरा कट करेगा, अंदर साइज़ को बढ़ाता जाएगा, ये कटिंग एज पूरी उसकी काटती जाएगी। तो ऐसे टूल को बोरिंग टूल हम लोग कहते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे किसी वर्कपीस पर हमें पकड़ मजबूत करनी हो तो हम क्या करते हैं, चैम्फरिंग कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या नर्लिंग कर देते हैं। सिंपल सा नर्लिंग टूल देख लीजिए। बेसिकली नर्लिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। कौन कौन सी? सिंपल नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग। नर्लिंग आपकी दो तरीके से होती है, सिंपल नर्लिंग एंड डायमंड नर्लिंग। ये नर्लिंग होती क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये मार्कर हैं, अगर इसकी सरफेस बहुत चिकनी हो जाए तो इसे हमें पकड़ने में कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी सरफेस पे रफनेस प्रोड्यूस कराएंगे, कुछ खुरदरापन लाएंगे। तो उस खुरदरापन को लाने के लिए एक टूल का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नर्लिंग टूल। तो अब नर्लिंग टूल हमारा कैसा होता है, देखिए इस तरीके का एक टूल होता है। इस तरीके का एक टूल होता है। अब इस टूल को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बॉडी बनाते हैं। एक बॉडी बनाते हैं और इस बॉडी से इस टूल को ऐसे फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये टूल अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा और जो भी वर्कपीस इसके कांटेक्ट में आएगा उसमें ये अपनी एज से चैम्फरिंग कर देगा, यानी कि नर्लिंग कर देगा। तो ऐसे टूल को हम लोग नर्लिंग टूल बोलते हैं। तो ये बेसिक कुछ ऐसे टूल थे जिनके हमने स्पेसिफिकेशन क्या बताई, बस उनके केवल हमने शेप बताया कि कैसे कैसे उनके शेप होते हैं और इन सब का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं अपने किस मटेरियल के लिए। तो ये तो था बेसिक हमारा। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए अब इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन पे कौन कौन से अटैचमेंट पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा अटैचमेंट हमारा लेथ मशीन में यूज किया जा रहा है। तो आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले अटैचमेंट होते क्या हैं। लेथ मशीन पर अटैचमेंट हमारी लेथ मशीन के वर्किंग को थोड़ा सा इजी करने के लिए, सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई भी अटैचमेंट हमारे लेथ मशीन पे उनके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनकी वर्क की इजीनेस को इम्प्रूव करने के लिए, सॉफ्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसे रिमूव किया जाए, फिर यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ अटैचमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ अटैचमेंट हमारे क्या होते हैं। लेथ मशीन के वर्किंग और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लेथ अटैचमेंट का उपयोग करते हैं, है ना। लेथ इट इज यूज्ड टू improve
द वर्क इफिशियंसी वर्किंग ऑफ लेथ मशीन। यह लेथ मशीन के वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहले समझिए कि लेथ अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं, फिर आपको तुरंत आइडिया लगने लगेगा कि कैसे उसकी वर्किंग को हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम बात करें पॉइंट 1 चक की, चक, तो अब आपको तुरंत पता चल गया होगा कि अगर चक नहीं होता तो हम वर्कपीस को लेथ मशीन पर अच्छे से होल्ड या क्लैंप नहीं कर पाते। तो वर्कपीस को लेथ मशीन पर बेटर तरीके से क्लैंप करने के लिए हम जिस अटैचमेंट का यूज करते हैं उसे चक कहते हैं। इट इज़ यूज्ड, ऐसे पहले पूरा लिख लेते हैं फिर एक एक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फेस प्लेट, एंगल प्लेट, डिवाइडिंग हेड, फेस प्लेट आपकी क्या होती है, जैसे कोई हमारा सर्कुलर डिस्क टाइप का वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल टाइप का वर्क पीस है और वो आसानी से हमारा चक में नहीं पकड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क होती है, ऐसी डिस्क होती है और इस डिस्क की कुछ थिकनेस भी होगी और इस डिस्क में जगह जगह पर होल बने होंगे। तो ऐसी जो हमारी डिस्क बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे फेस प्लेट। और एंगल प्लेट हमारी क्या होती है, इस तरीके की प्लेट होती है। यहाँ पर भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होल कटे होते हैं और वर्कपीस को इसमें क्लैंप कर दिया जाता है, इसको आपका हेड स्टॉक में क्लैंप कर दिया जाता है। तो ऐसे बोलेंगे इसे एंगल प्लेट। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे लेथ सेंटर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ सेंटर। नेक्स्ट हम लोग जिग एंड फिक्सचर। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे रेस्ट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रेस्ट आपको 3 तरीके से, स्टडी रेस्ट, कैथर्ड रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ सेंटर। अच्छा, लेथ सेंटर आपका हो गया है, तो इस तरीके से लेथ कैरियज भी एक होता है। लेथ कैरियज, तो दीज आर द अटैचमेंट यूज्ड इन लेथ ऑपरेशन विच इज इम्प्रूव द वर्किंग इफिशियंसी ऑफ लेथ मशीन। तो ये हमारे सारे अटैचमेंट होते हैं। इन अटैचमेंट के बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते चलते हैं कि क्या कैसे होते हैं। देखिए, जब बात करेंगे चक की, तो चक मैंने आपको बताया था वर्कपीस को होल्ड करने के लिए चक का उपयोग किया जाता है। और चक कितने तरीके के हम लोग यूज करते हैं, 3 जा, 4 जा और 6 जा, अकॉर्डिंग टू जा। जैसे जा समझिए क्या होता है, इस तरीके का चक आपका यूज किया जाएगा। ऐसा होगा और ऐसा होगा। यहाँ पर इसके जा बने होंगे, जा मतलब जबड़े होते हैं। और इस पे क्या होता है, इस तरीके से डिजाइन कटी होगी। ऐसे आपका इस तरीके से। इसे हम लोग क्या करेंगे, नट बोल्ट, हमारे पास एक रिंच होती है,
उससे हम लोग जब टाइट करेंगे तो ये सारे जो होते हैं ये सेंटर की तरफ मूव करने लगते हैं। देन इसके बीच में अगर हम किसी वर्कपीस को ऐसे रखें, सिलेंड्रिकल वर्कपीस हो, रेक्टेंगुलर वर्कपीस हो, किसी भी टाइप का, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक बार आयोग के इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या कोई डस्टर हो, डस्टर मतलब इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉडी हो, तो क्या उसे हम 4 जा चक पर आसानी से क्लैम्प कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल क्लैम्प कर सकते हैं। उस समय ये दोनों जा बहुत दूर होंगी और ये दोनों जा बहुत पास होंगी, तो हम कर सकते हैं क्लैम्प। तो ये हमारा होता है 4 जा चक। नेक्स्ट होता है हमारा 3 जा चक। 3 जा चक में क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ जा आपकी बनेगी ये 3 होगी। ऐसे एक जा आपकी यहाँ पे होगी, एक जा यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी। इसे हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इसे बोलेंगे, देखिए ये पहले इसकी जा बना दें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा हो गया 3 जा चक। दिस इज नोन एज 3 जा चक, और इसे हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड सेल्फ सेंटरिंग चक। ये हमारा हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेल्फ सेंटरिंग चक क्या होता है, तो 3 जा चक होता है। एक मैग्नेटिक चक होता है, एक ड्रिल चक होता है, एक कॉलेट चक होता है। तो सारे चक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो ये हमारा हो गया चक। चक का उपयोग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे, फेस प्लेट। जब वर्कपीस हमारा कुछ ऐसा हो कि चक पर हम पकड़ ही ना पाएँ, होल्ड ही ना कर पाएँ, तो उस समय हम फेस प्लेट का उपयोग करते हैं। फेस प्लेट हमारी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल डिस्क होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि फेस प्लेट क्या होती है, तो फेस प्लेट इज ए सिलेंड्रिकल डिस्क। कैसी होती है वो देखिए, ये स्टील की बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील की। ऐसी सिलेंड्रिकल डिस्क होगी, इसकी कुछ थिकनेस होगी, और इस डिस्क में बीच बीच में होल हुए रहेंगे। इन होल से अब एक डिस्क ये हो गई, एक डिस्क और 2 डिस्क को हमने रख लिया, उनके बीच में वर्कपीस को इंटरसेक्ट करा दिया। मान लीजिए कि वर्कपीस हमारा यहाँ तक है और एक डिस्क इसके ऊपर और लगा दिया। दोनों डिस्क के होल को सेंटर में लाएंगे और नट एंड बोल्ट से उन दोनों डिस्क को हम क्लैंप कर देंगे, और फिर उस डिस्क को हम कहाँ पे उस पे लेथ मशीन के हेड स्टॉक पर क्लैंप कर देंगे, जिससे आसानी से इसको पकड़ा जा सके और इस पर मशीनिंग की जा सके। तो जब भी आपसे फेस चक की प्लेट की बात करेगा, तो फेस प्लेट इज ए सर्कुलर डिस्क विच इज मेड इन फेस प्लेट स्मॉल सर्कुलर होल आल मेड। छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं। तो ये तो कहलाएगा हमारा फेस प्लेट। एंगल प्लेट आपका क्या होता है, जब रेक्टेंगुलर वर्कपीस हो और उसे ना हम फेस प्लेट पर मतलब क्लैंप कर पाएँ और ना चक पर, तो उसे हम लोग एंगल प्लेट बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इस तरीके का बनेगा। इसमें ऐसा होगा आपका। इसमें भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के होल कटे होंगे, यहाँ यहाँ और एक पर हम वर्कपीस को रखकर नट बोल्ट से टाइट कर देंगे और दूसरे को हम लोग कहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, अपने हेड स्टॉक पर। देन आसानी से वर्कपीस को क्लैंप कर पाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा
एंगल प्लेट, ये एंगल इस तरीके का होगा। देन आपका होगा डिवाइडिंग हेड, लेथ सेंटर, जिग एंड फिक्सचर, रेस्ट। तो कुछ ऐसे भी ये सब भी हैं। लेथ सेंटर का यूज करेंगे, लेथ सेंटर जैसे हमारा ये हो गया, ये भी एक प्रकार का लेथ अटैचमेंट है। जिग एंड फिक्सचर, जिग एंड फिक्सचर क्या करेंगे, जिग का काम होता है कि टूल को गाइड करना और वर्कपीस को फिक्स करना, दोनों काम होता है। यह टूल को गाइड करता है और वर्कपीस को फिक्स करता है, लेकिन फिक्सचर का काम होता है यह केवल वर्कपीस को फिक्स करता यानी पकड़ता है। जिग का काम वर्कपीस को पकड़ना भी और टूल को गाइड भी करना होता है, लेकिन फिक्सचर का काम केवल वर्कपीस को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे केवल फिक्सचर मतलब फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हो गया जिग एंड फिक्सचर। रेस्ट आपको मैंने बताया था, स्टडी रेस्ट, फॉलोवर रेस्ट और कैथोड रेस्ट। दो तरीके के रेस्ट पहले मैंने बताए थे, एक जो वर्कपीस के साथ फॉलो करे और एक जो बीच में ही स्थिर रहें। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था, बैक लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में। लेथ कैरिएज, ये पूरा का पूरा जो कैरिएज आपको यहाँ पे ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा किस में यूज होता है, ये भी एक प्रकार का लेथ अटैचमेंट है। तो इस तरीके से इस लेथ अटैचमेंट के बारे में पूरी चीज़ें डिटेल्ड नोट करिए, टाइप्स ऑफ लेथ अटैचमेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग और कुछ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट हम लोग देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि लेथ मशीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ब्रॉड हैं। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन कौन कौन सी है, टूल लेथ मशीन, इंजन लेथ मशीन, बेंच लेथ मशीन, कैपेस्टन, टरेट, ये सब बहुत सारी लेथ मशीनें हैं, लेकिन हम लोग किसके अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। एक हम लोग स्पिंडल का यूज करते हैं इसमें, वो भी दिखा रहे हैं आपको कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए लेथ मशीन के बेड में हम लोग दो चीज़ों का यूज करते थे, एक हमारा थ्रेड बना हुआ यूज किया जाता था और एक हमारी स्पिंडल रॉड यूज की जाती थी। तो यहाँ पर जैसे हम स्पिंडल की बात करेंगे तो स्पिंडल हम दो तरीके का यूज करते हैं, एक हमारा होता है टेपर स्पिंडल और एक होता है हॉलो स्पिंडल। ये दो तरीके के हम लोग यूज करते हैं। पहला हमारा होता है हॉलो स्पिंडल, हॉलो मतलब खोखला होगा, और दूसरा हमारा होगा टेपर स्पिंडल। टेपर स्पिंडल कुछ इस तरीके का यूज़ किया जाएगा। इनका जो टेपर रेशियो होता है वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज विल बी नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्पिंडल टेपर रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा स्पिंडल टेपर रेशियो, कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, है ना, यही तो होगा, इज इक्वल टू रेशियो आर बराबर, ये हमारा होता है वेग अनुपात 20, 1:20 होता है। जब हम इसके टेपर की बात करेंगे तो ये हमारा 1:20 के अनुपात में होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिए कि अगर हम स्टेप टर्निंग करते हैं तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। सपोज करिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऐसे मान लीजिए कि ये वर्कपीस ऐसा था, ऐसा हमें स्टेप टर्निंग करना पड़ा। अब ये जो स्टेप टर्निंग हम लोग करते हैं तो स्टेप टर्निंग इज आल्सो इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। स्टेप टर्निंग में जो स्पिंडल हमारा होगा, ये स्पिंडल जो होगा इसकी जो स्पीड होगी वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगी। एन की बात कर रहा है तो इन स्टेप टर्निंग ऑपरेशन द स्पिंडल स्पीड इज इन जीपी। स्पिंडल स्पीड इज इन जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी मतलब उनका सार्वांतर सेम होता है, सार्वानुपात सेम होता है, सॉरी ए अपान ए आर स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, टेपर रेशियो से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि यदि किसी वर्कपीस का डायमीटर 100 mm हो और टेपर रेशियो इतना हो तो उस समय उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करिए आपसे एग्जाम में दे दे कि ये कैपिटल डाया हो जाए और ये स्मॉल डाया हो जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे दे दे इस तरीके से कि इफ़ ऐसे दे दे, इफ़ कैपिटल डी इज इक्वल टू 100 mm एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू 80 mm देन एंड टेपर रेशियो। अब टेपर रेशियो आपको नहीं भी दिया रहे तो याद रखिएगा 1:20। जब ना दिया रहे तो 1:20 लगाइएगा, 1:20, और अगर दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वही लगाइएगा। इफ ऐसे दे दे, इफ टेपर रेशियो 1:20 देन फाइंड द लेंथ ऑफ वर्कपीस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ वर्कपीस। तो लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लेंथ फाइंड करने के लिए टेपर रेशियो हमारा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और फार्मूला हम लोग जानते थे कि टेपर रेशियो आर इज इक्वल टू, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टेपर रेशियो आर इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। मैंने इसका कल पिछले लेक्चर में डेरिवेशन भी कराया था कि टेपर आपका कैसे आएगा, टेपर रेशियो कितना आएगा। यदि एंगल पूछा जाएगा तो टेपर एंगल हमारा अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। लेकिन अगर टेपर रेशियो पूछा जाएगा तो केवल कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। चेक करते हैं, यहाँ से टेपर रेशियो आर की वैल्यू कितना दिया है? 1:20। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 1/20 इज इक्वल टू कैपिटल डी की वैल्यू देखिए 100 mm, स्मॉल डी की वैल्यू 80, 100 माइनस 80 अपॉन एल। एल तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 100 में से 80 जाएगा, 20 बचेगा। ये हो गया 20 इंटू ये 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू 400 mm। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है जब टेपर रेशियो आपको पता हो तो, और टेपर रेशियो का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट था टेपर रेशियो, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर और छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब टाइप्स ऑफ लेथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि लेथ हमारी कितने तरीके की यूज की जाती हैं। तो थोड़ा सा केवल बस हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, कौन कौन से लेथ मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहली लेथ देखिए हम लोगों ने लिखा स्पीड लेथ। स्पीड लेथ का मतलब इस पे जो स्पिंडल का यूज किया जाता है, जिस पे वर्कपीस हमारा फिक्स होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब स्पिंडल स्पीड हमारी क्या होगी, हाई होगी। दूसरी बात, इंजन और सेंटर लेथ जो हमारी वर्कशॉप में यूज की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं इन वर्कशॉप। ये हमारी इंजन लेथ या इसकी कटिंग स्पीड यानी कि लो होती है। कौन सी स्पीड? स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड इसकी लो होती है। ये आपकी स्पीड लेथ की तरह स्पीड से काम नहीं कर पाएगी, लेकिन ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज होती है और ये लाइट ड्यूटी के लिए यूज होती है। तो ये हो गया, ये बड़े वर्कपीस के लिए होती है और ये स्मॉल वर्कपीस के लिए होती है। नेक्स्ट बेंच लेथ। बेंच लेथ का मतलब छोटे साइज की लेथ होती है, स्मॉलर साइज की लेथ, जो हमें छोटे छोटे वर्कपीस में यूज करने के लिए उपयोग की जाती है और इसकी भी स्पीड आपकी हाई होती है, स्पिंडल स्पीड। टूल रूम लेथ, यह एक प्रकार का सेंटर लेथ का ही प्रकार है। इस पर भी स्पिंडल स्पीड लो होगी और ये भी एक हैवी ड्यूटी की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट आप देखिए टरेट एंड कैपेस्टन लेथ, बहुत फेमस लेथ है। इसमें क्या होता है, टूल पर एक टरेट लगा होगा। टूल को माउंट करने के लिए इस तरीके से टरेट लगा होगा। मैंने ड्रिलिंग में भी आपको बताया था, बोरिंग में भी। अब ये हेक्सागोनल टरेट है, इसमें 6 तरीके के अलग अलग टूल को हम फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टूल और ये हो गया टरेट। कैसा टरेट है? हेक्सागोनल टरेट है। 6 तरीके के अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ ड्रिल टूल पकड़ लिया, बोरिंग टूल, प्लेनिंग टूल, तो अलग अलग टाइप के टूल को पकड़कर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे हम लेथ मशीन को बोलेंगे टरेट एंड कैपेस्टन लेथ मशीन। ये हमारा हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मशीन है ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ का मतलब क्या होगा, लेथ हमारी फीड भी ऑटोमेटिक देगी, कटिंग स्पीड भी करेगी, देन पूरा वर्कपीस कट होने के बाद वो टूल को रिमूव भी सेपरेट भी कर लेगी। तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली करेगी और ये सारी मैनुअल करती हैं। तो ऐसे स्पीड लेथ को बोलेंगे ऑटोमेटिक लेथ। देन आपका है स्पेशल पर्पज लेथ। कुछ स्पेशल पर्पज की लेथ बनाई गई हैं, उसमें देखिए हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। पहले हमने लिखा है गैप लेथ, जब वर्कपीस बहुत छोटे साइज का हो और उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ऐसा वर्कपीस हो। तो इस तरीके के वर्कपीस को मशीन्ड करने के लिए गैप लेथ का उपयोग करते हैं। स्पेशल पर्पज इंजन लेथ, यह सिमिलर इंजन लेथ की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड लो होगी स्पिंडल की और यहाँ पर स्पिंडल की स्पीड हाई रखेंगे। ये होता है इंस्ट्रूमेंट लेथ, जो हम लोग मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए इस लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। देन आफ्टर फेसिंग लेथ। फेसिंग का मतलब जैसे इस डायरेक्शन में इसे फेसिंग करना हो तो एक स्पेशल लेथ आएगी, वो केवल फेसिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पाएगी, ऐसे टर्निंग ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे फेसिंग लेथ। फ्लो टर्निंग लेथ। फ्लो टर्निंग लेथ और हैवी ड्यूटी लेथ, ये दोनों बड़े साइज के और मास प्रोडक्शन वर्कपीस के लिए यूज की जाती हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लेथ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में, हमारा कैरियज क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है,
डेड सेंटर क्या होते हैं, लाइफ सेंटर क्या होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे रिमूव करके कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने लेथ के एसेसरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन सी एसेसरीज का उपयोग करेंगे अपने लेथ मशीन में। देखिए लेथ एसेसरीज क्या होती हैं वो समझिए। एसेसरीज जो होती है वो लेथ मशीन पर ही माउंट की जाती है और लेथ मशीन को एक मतलब बहुमुखी मशीन बनाती है, वर्साटाइल मशीन बनाती हैं। इट इज माउंटेड ऑन द लेथ मशीन, इट इज mounted on the lathe machine and it makes very versatile of lathe and it makes very versatile ऑफ लेथ। ये हमारा होता है लेथ एसेसरीज। जैसे अगर हम लोग बात करें जब हमें सेंटर चेक करना होता है तो हम सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। सपोज करिए एक टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या होता है, देखिए इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर ये होगा, इसमें कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रोलर लगा होगा, इसे हम लोग मूव कराएंगे तो इसका एंगल घटेगा और बढ़ेगा। इस तरीके से ये हमारा होता है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर गेज। ये हमारा जब हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस को 4 जाचक पर फिट करते हैं तो उसकी सेंटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं पे अंडर कट होगा तो कहीं पे अपर कट होगा। तो वर्कपीस की सेंटरिंग करने के लिए, सेंटरिंग चेक करने के लिए इस गेज का उपयोग करेंगे और इस गेज का नाम होता है सेंटर गेज। और यह सिंपल सा कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर check the centering of workpiece, check the centering of वर्कपीस। और ये हमारा किसका बनाया जाता है, इट इज मेड बाय, ये नहीं कि इसको भी आप कास्ट आयरन का तुरंत जवाब दे दीजिए, नो, इट इज मेड बाय हाई कार्बन स्टील एंड स्पीड स्टील। ये हमारा हाई कार्बन स्टील और स्पीड स्टील का बनाया जाता है। अब इसके एंगल की बात करेंगे
ये जो एंगल आपका दिखाई देता है, यदि कभी पूछ ले तो एंगल देख लीजिए कितना होता है। एंगल ऑफ सेंटर गेज इज ये होता है 60 डिग्री, 55 डिग्री या 47.5 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसे नोट करिए। ये भी सेंटर गेज के बारे में पूछ सकता है कि सेंटर गेज का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, किस मटेरियल का बनाया जाता है और उसका एंगल कितना होता है। तो इस तरीके से सेंटर गेज के बारे में नोट करिए। आगे बात करते हैं टम्बलर गियर। एक एक्सेसरीज होती है टम्बलर गियर, वो हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। टम्बलर गियर जो कैरियज होता है, कैरियज की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टम्बलर गियर का उपयोग करते हैं। टम्बलर गियर आर यूज्ड फॉर, कैरियज का डायग्राम मैंने मूव कर दिया है, बस जगह नहीं थी इसीलिए। तो कैरियज हमारा क्या होता है, जिस पर ये टूल पोस्ट बंधा होता है और टूल पोस्ट पर टूल लगा होता है। तो कैरियज के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम टम्बलर गियर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे देखिएगा, इट इज used to produce the desired, मतलब आवश्यकता अनुसार, desired direction and speed of carriage। तो टम्बलर गियर का उपयोग डिजायर्ड स्पीड और डायरेक्शन को, कैरियज को किस हेड स्टॉक पे जाना चाहिए या टेल स्टॉक की तरफ जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, किस स्पीड से जाना चाहिए, वो हमारा टम्बलर गियर डिसाइड करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज में नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सेसरीज डिस्कस करेंगे। बैक गियर, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक गियर। देखिए, इस कैरियज पर जैसे हमें कैरियज की स्पीड को कम या ज़्यादा करनी होगी, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्पीड को या मोर स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए, है ना, स्पिंडल की भी हो सकता है, कैरियज की भी हो सकता है, तो उनकी लेथ मशीन पर स्पिंडल की स्पीड को बहुत ज़्यादा अचीव करने के लिए, और अगर एक से अधिक स्पिंडल लग जाए तो मोर नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड अचीव द बैक गियर आर यूज। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर अचीव द, इट इज यूज्ड for achieve the more number of speed, more number of speed of spindle in लेथ मशीन। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग बैक गियर का उपयोग करेंगे, इसे भी नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग गाइड वे के बारे में देख लेते हैं।
कि गाइड वे हमारी क्या होती है। तो जो हमारा ये सब चलता है, कैरियज मूव करता है बेड पर, तो उन सब पे हमें एक गाइड देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, गाइड वे का यूज करते हैं। जैसे बेड अगर हमारा इस तरीके का बन जाए, अब कोई चीज़ इस पर से चलेगी तो कभी ये इस तरह स्लिप कर सकती है, कभी इस तरफ स्लिप कर सकती है, प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं चलेगी। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा हम ऐसे बना दें, अब ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये कभी भी इधर या इधर नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब हमने इसमें गाइड बना दिया है। तो इस तरीके से बेड में हम जो गाइड बना देते हैं वो किसको, कैरियज की डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए बेड में गाइड बना देते हैं, तो उसे गाइड वे बोलते हैं। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। इट इज प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ, किस पर, बेस ऑफ, इट इज प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ किस पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बेड। और इसका टाइप हमारा कितने टाइप का होता है, तो इसे हम लोग फ्लैट टाइप का यूज करते हैं, वी टाइप का यूज करते हैं और डबटेल टाइप का। यदि हम बात करें टाइप की तो फ्लैट टाइप, डबटेल टाइप और वी टाइप। फ्लैट टाइप कैसा होता है वो देख लीजिए, इस तरीके का यूज किया जाएगा। अब इस गाइड में कोई भी चीज़ आएगी आसानी से, ना वो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। डबटेल टाइप कैसा यूज किया जाएगा वो देख लीजिए। इस तरीके का हमारा होगा डबटेल टाइप। और वी टाइप आपका कैसा यूज होगा, वो कुछ इस तरीके से वी आकार का बना होगा ना। तो इस तरीके से ये बना होगा, कैसा बना होगा वो देख लीजिए। ऐसा बना होगा और ये पीछे की डायरेक्शन में पूरा इस तरीके से ऐसा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया फ्लैट टाइप गाइड वे, डबटेल टाइप गाइड वे और वी टाइप गाइड वे। तो ये तो था हमारा गाइड वे। और हमने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पे भी डिस्कशन किया और अपने टेल स्टॉक और अपने टूल पोस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हमारा क्या होगा, जैसे हम लोग थोड़ा सा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हमारा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट होता है इससे रिलेटेड, कैपेसिटेंस और टरेट लेंथ इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ में हमारा इम्पॉर्टेंट होता है शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन। तो ये तीनों ऑपरेशन हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैपेसिटेंस का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, टरेट का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, और कैपेसिटेंस और टरेट पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसका भी देखेंगे कि हमारा शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है, और शेपिंग में हमारा टूल को फीड दी जाएगी कि वर्कपीस को दी जाएगी, मेन कटिंग स्पीड किसके द्वारा दी जाएगी, और उसी तरीके से प्लेनिंग में हमारा कौन छोटे साइज़ के वर्कपीस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे शेपर हमारा स्मॉल साइज़ के वर्कपीस के लिए यूज किया जाता है। शेपर में वर्कपीस को फिक्स कर देते हैं, केवल टूल हमारा मूव करता है। जो हम लोगों ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ा हुआ था, इस तरीके से पूरा शेपर ऑपरेशन पे डिपेंड था। ऐसा जो हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए सपोज करिए कि
ये वर्कपीस हो और ये इसको हम काटें। अब ये टूल था, अब ये टूल मूव करेगा, वर्कपीस फिक्स रहेगा, टूल पीछे जाएगा, फिर टूल फीड लेगा, फिर टूल मूव करेगा, फिर टूल पीछे जाएगा, फिर फीड लेगा, फिर मूव करेगा। तो जब मेन कटिंग स्पीड टूल द्वारा दी जाएगी और फीड भी टूल द्वारा दिया जाएगा तो वो ऑपरेशन शेपर कहलाता है। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल कट कर रहा है। प्लेनर आपका क्या होगा, टूल आपका इस तरीके से लगा होगा, ऐसे ये आपका टूल लगा होगा, यहाँ पे आपका बेड हो जाएगा, ये आपका बेड हो जाएगा और ये वर्कपीस हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें इस वर्कपीस को ही इस डायरेक्शन में मूव कराया जाएगा। तो जितना ये टूल की कटिंग है जिसके अंदर इम्पिन करेगी उतना डेप्थ आप कट तक ये कटता जाएगा। फिर वर्कपीस को पीछे ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, टूल को और नीचे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, फिर वर्कपीस को पीछे ले जाएंगे, फिर टूल को और नीचे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे। तो जो मेन कटिंग स्पीड हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वो वर्कपीस के द्वारा कराएंगे और जो फीड हम लोग देंगे वो टूल के द्वारा देंगे। तो ऐसा ऑपरेशन हमारा प्लेनर ऑपरेशन कहलाता है और इसे हम लोग बड़े साइज़ के हैवी वर्कपीस के लिए उपयोग करते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल एक्शन में कटिंग कर रहा है। और एक हमारा ऑपरेशन ऐसा होता है, जैसे सपोज करिए ऐसा वर्कपीस हो, ऐसी डिज़ाइन हमें बनानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टूल हमारा आएगा ऐसे परपेंडिकुलर स्लॉट काटेगा इस तरीके से, फिर उसके बाद टूल ऊपर जाएगा, इतना काटेगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक काटेगा। जब टूल हमारा परपेंडिकुलर स्लॉट काटे, कोई परपेंडिकुलर गाइड वे पे काटे, कटिंग करें, तो ऐसी कटिंग ऑपरेशन को हम लोग स्लॉटिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। और शेपर में जब टूल कट करेगा फिर ये जो खाली वापस जाता है तो किस रीजन से जाता है उसे हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और सामान्यतः क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। 4 ऑप्शन देगा, लेथ, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर। तो हम लोगों को शेपर में लगाना होगा और हम ये चेक करेंगे कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे यूज किया जाता है। और शेपर पे पूरा टोटल मशीन टाइम को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर हम लोग इस पर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कन्वेंशनल क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में डिस्कशन किया और उसके कुछ अटैचमेंट और एसेसरीज के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग एक थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कभी आपका बन जाता है लेथ मशीन का, आपका जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ये कैपेस्टन और टरेट मशीन से क्या डिफरेंस होता है और कैपेस्टन और टरेट मशीन का आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दें कि कैपेस्टन मशीन क्या होती है और टरेट मशीन क्या होती है। तो देखिए जब हमें एक ही वर्क पीस पर डिफरेंट टाइप्स के मतलब वर्क प्रोवाइड कराने हो, जैसे ड्रिलिंग करना हो, बोरिंग करना हो और मिलिंग करना हो, तो इस तरीके के करवाने हो तो हम क्या करेंगे, एक टरेट का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारा एक टरेट होता है। यहाँ पे देखिए जैसा ये टरेट दिखाई दे रहा है हेक्सागोनल, एक ऐसा हेक्सागोनल टरेट यूज करते हैं। इसमें हेक्सागोनल टरेट में हमेशा 6 फेस होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 फेस है हेक्सागोनल टरेट। इसका मतलब 6 टूल को आसानी से हम क्लाइंब कर सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप के टूल होंगे। देन हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक हमने बनाया है कैपेस्टन और एक हमने बनाया है टरेट, है ना, मतलब टरेट लेथ और कैपेस्टन लेथ। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दें फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टरेट लेथ में क्या हो रहा है, ये जो टरेट हमारा है, पहले इसकी पूरी ओवरव्यू आपको दे दे रहे हैं। एक तरफ होता है हेड स्टॉक, एक तरफ होता है टेल स्टॉक। यहाँ पर भी कैपेस्टन में भी एक तरफ हेड स्टॉक, एक तरफ टेल स्टॉक। अब
हेड स्टॉक में हमेशा वर्कपीस को बांधते हैं चक के ऊपर, इसमें भी चक के ऊपर वर्कपीस को बांधते हैं। ये दोनों में आप बात ध्यान रखिएगा। बस इतना समझिएगा कि ये हमारा टरेट लेथ है और ये हमारी कैपेस्टन लेथ है। अब इसमें क्या होगा, वर्कपीस को यहाँ पर भी हमने बांध दिया, यहाँ पर भी। ये हमारा कैपेस्टन का फ्रंट व्यू हमने देख रहे हैं और ये टरेट का हम टॉप व्यू देख रहे हैं। थोड़ा सा फ्रंट व्यू इसका बनाना क्रिटिकल था, इसीलिए टॉप व्यू हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे देखिए, इस वर्कपीस को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देन ये जो हमारा टरेट है ये डायरेक्ट देखिए, ये हमारा स्लाइड है, सैडल है। ये सैडल पर जो हमारा ये मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा और पीछे मूव करेगा। और यहाँ पर हमने एक कैरियज लगा रखा है। कैरियज पर यहाँ पर भी एक टूल पोस्ट हमने लगाया हुआ है। ये कैसा स्क्वायर टूल पोस्ट है और ऊपर इसके हमने जो लगाया हुआ है वो रियर टूल पोस्ट है। ये जो हमारा है कैरियज, ये इस तरीके से, मतलब आप देखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ये जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इसके सामने ये वर्कपीस आएगा तो जो वाला टूल हमें वर्किंग करवाना होगा उस टूल को हम लोग इस टरेट को घुमाकर इसके सामने लाएंगे और फिर चक को मूव कराएंगे तो हमारी मशीनिंग होने लगेगी। बेसिक इसमें क्या मामला निकला हमें देखिए कि ये जो टरेट था ये डायरेक्ट सैडल पर माउंट किया गया है। टरेट इज डायरेक्ट फिक्स फिटेड ऑन द सैडल, माउंटेड ऑन द सैडल। लेकिन जब कैपेस्टन की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपेस्टन में जो टरेट लगा होता है, यहाँ पर भी टरेट लगा होगा। देखिए एक हमारा ये टूल लगा हुआ है, ये टरेट लगा हुआ है, लेकिन ये जो टरेट लगा हुआ है और ये जो हमारा है स्लाइड मतलब हम बात कर रहे हैं जिस पर हमारा टरेट पूरा मूव कर रहा था। तो ये जो स्लाइड हमारी है, इस स्लाइड और इस टरेट के बीच में एक ऑक्सिलरी स्लाइड लगी होती है। ऑक्सिलरी का मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो टरेट है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकता है पूरे बेड पर। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, हम इस पर ये टरेट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इतना ही मूव कर पाएगा। जितना ऑक्सिलरी स्लाइड की लेंथ होगी टरेट केवल उतना ही मूव कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टरेट और कैपेस्टन लेंथ में। टरेट आपका पूरे बेड पर मूव करता है, कैपेस्टन में केवल ऑक्सिलरी स्लाइड तक मूव करता है। टरेट में ये जो टरेट होती है डायरेक्ट आपका किस पर, सैडल पर लगा होता है। और कैपेस्टन में जो टरेट होता है, टरेट और सैडल के बीच में एक ऑक्सिलरी स्लाइड माउंट की गई होती है। ये हैंड व्हील होता है इसे ऑपरेट कराने के लिए, और ये हमारा टूल पोस्ट होता है जो कैरियज होता है, बाकी ये हेड स्टॉक होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से एक छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया कैपेस्टन और टरेट लेथ में। ये दोनों स्पेशल पर्पज वर्किंग के लिए यूज की जाती हैं। स्पेशल पर्पज मतलब एक साथ कई सारे ऑपरेशन हमें करने हो तो हम लोग इनका उपयोग करते हैं। थोड़ा सा लेथ मशीन से जब हम लोग तुलना करेंगे तो लेथ मशीन में देखिए डिफरेंस की अगर बात करें तो इसीलिए अभी हमने इस फिगर को नहीं हटाया है। कहीं भी टरेट या कैपेस्टन लेथ में आप बताइए क्या ये फिगर आपको दिखाई दिया? कैरियज तो यहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन क्या टेल स्टॉक दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब जब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टरेट लेथ एंड सेंटर लेथ, टरेट का मतलब ये भी टरेट लेथ है, ये भी टरेट लेथ है, लेकिन जब दोनों में डिफाइन करेंगे तब ये स्पेशल टरेट हो जाएगी और ये कैपेस्टन हो जाएगा। तो अभी इन दोनों का इस लेथ मशीन से तुलना हम लोग देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये आया कि टरेट लेथ में आपका ये हमारा क्या बोलते हैं, टरेट लेथ में हमारा आप देखिए जब टरेट लेथ की बात करेंगे तो हमारा जैसे इसमें देखिएगा ये जो डिवाइस हमारी दिख रही है ये नहीं होती है, और हमारे सेंटर लेथ में टेल स्टॉक लगा होता है।
तो पहले हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे। पॉइंट 1 देखिए, नेचर ऑफ प्रोडक्शन रेट। तो ऑब्वियसली है कि जब टेल स्टॉक लगा होगा तो टेल स्टॉक के माध्यम से हम वर्किंग करेंगे। वहाँ पर एक साथ केवल एक टूल वर्क करेगा और यहाँ पर एक साथ कई सारे टूल वर्क करेंगे। तो हम कहेंगे क्या वो होगा कि टरेट लेथ में ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाएगी और जो सेंटर लेथ होगी वो बैच प्रोडक्शन के लिए यूज की जाएगी। तो इसीलिए पहला डिफरेंस जो हमारा आया वो टरेट लेथ का, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टरेट लेथ में क्वालिटी प्रोडक्शन भी मिलेगा और साथ में मास प्रोडक्शन भी मिलेगा। क्वालिटी प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। और लेथ मशीन पर केवल सिंगल जॉब के लिए किया जाएगा। ये हमारा है सिंगल जॉब वर्क। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस देखें, उनके बनावटी डिफरेंस देखें तो टरेट में एक हेक्सागोनल टरेट यूज किया जाता है और लेथ मशीन में एक हमारा टेल स्टॉक यूज किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, हेक्सागोनल टरेट और नो टेल स्टॉक। टेल स्टॉक इसमें नहीं यूज किया जाएगा। हेड स्टॉक देखिए माय डियर, यहाँ पर भी यूज किया गया है, यहाँ पर भी और लेथ मशीन में भी, लेकिन हेड स्टॉक तीनों में यूज किया जाएगा, लेकिन टेल स्टॉक टरेट में यूज नहीं किया जाएगा। बट लेथ में इट हैज़ ए टेल स्टॉक, ये इतना बड़ा टेल स्टॉक आपका यूज किया जाएगा, इसीलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड कर रहा है, नंबर ऑफ टूल दैट हैंडल इन वन टाइम। एक बार में लेथ मशीन पर केवल एक टूल को ही हम क्लैम्प कर सकते हैं, वो भी टूल पोस्ट पर, और टरेट में एक बार में 6 टूल को हम क्लैम्प कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, टरेट में मेनी टूल हैंडल एट ए वन टाइम और यहाँ पर 1 टूल कट एट ए टाइम। एक बार में लेथ में एक टूल को यूज किया जाएगा और टरेट में एक से अधिक 4, 6 ऐसे टूल को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बात कर रहा है रिजिडिटी इन द टूल एंड वर्क होल्डिंग सिस्टम। तो अब टरेट में क्या है कि स्पेशल टूल को पकड़ने के लिए जो टरेट यूज किया जाता है वहाँ पर टूल को बहुत ज़्यादा रिजिड क्लैम्प कर दिया जाता है। इसका मतलब टरेट में जो टूल क्लैम्पिंग और वर्क क्लैम्पिंग डिवाइस होती हैं उनकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और लेथ मशीन में लो रिजिडिटी होती है, दृढ़ता कम होती है, पकड़ कम होती है। तो यहाँ देखिए, एक्सट्रीम रिजिड होगा टरेट और सेंटर लेथ आपका नो स्पेशल प्रोविज़न अवेलेबल, कोई रिजिडिटी का प्रोविज़न अवेलेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट बात करेंगे लीड स्क्रू। अच्छा देखिए, जब हम थ्रेड काटते हैं लेथ मशीन पर तो लीड स्क्रू शाफ्ट का यूज किया जाता है, लेकिन टरेट मशीन पर इस टरेट पर ही थ्रेड कटिंग टूल का यूज कर लिया जाता है, कोई लीड स्क्रू का उपयोग नहीं करते हैं। तो इट मीन्स नो लीड स्क्रू रिक्वायर्ड और लेथ मशीन में लीड स्क्रू रिक्वायर्ड। ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है ऑटोमेशन की बात करें तो जो टरेट मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक होती है और जो लेथ मशीन है वो बिल्कुल नॉर्मल मैनुअल मशीन होती है। अब इतनी सारी खूबियां अगर हमारी टरेट मशीन में हैं तो ऑब्वियसली है कि इसका रेट भी हाई होगा, इसीलिए रेट की बात करेंगे तो हाई होगा और लेथ मशीन लोअर रेट की होगी। ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर स्किल्ड ऑपरेटर ही इसे ऑपरेट कर पाएगा और यहाँ पर सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भी ऑपरेट कर लेगा। इवन देन जब डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी इसे ऑपरेट करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता इसके बारे में। तो ये हमारी होती है लेथ मशीन और टरेट मशीन में बेसिक डिफरेंस। अब ज़रा दोनों टरेट और कैपेस्टन लेथ में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस मैंने बताया कि टरेट लेथ में जो टरेट होता है वो सीधे सैडल पर माउंट किया गया होता है और पूरा का पूरा टरेट फुल बॉडी पर मूव करता है।
लेकिन कैपेसिटर लेथ में एक ऑक्सिलरी स्लाइड लगा होता है। ये की पॉइंट है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। कैपेसिटर लेथ में एक ऑक्सिलरी स्लाइड लगा होता है और उस ऑक्सिलरी स्लाइड पर हेक्सागोनल टरेट फिक्स किया जाता है और इसमें जो टरेट का ट्रेवल्ड होगा वो केवल इस पर ही रह जाएगा, इतनी डिस्टेंस तक ही मूव करेगा, पूरे बेड तक मूव नहीं करेगा। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं वन बाय वन। यदि हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टरेट एंड कैपेसिटर लेथ, तो यहाँ पर देखिए जो टरेट लेथ, इधर हमने टरेट लेथ ले लिया और इधर हमने कैपेसिटर लेथ ले लिया। ये हमने टरेट ले लिया और ये हमने कैपेसिटर ले लिया। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, टरेट इज माउंटेड इज डायरेक्टली ऑन द सैडल। बिल्कुल मैंने जो बात बताई कि ये जो सैडल है इसी को सैडल बोलते हैं, ये टरेट डायरेक्ट इस सैडल पर माउंट किया गया है। और कैपेसिटर में क्या है, टरेट इज माउंटेड ऑन ऑक्सिलरी स्लाइड विच मूव्स प्रोवाइड गाइड वे। इस ऑक्सिलरी स्लाइड में एक गाइड वे मिला होगा, उसी पर ये हमारा टरेट प्रोवाइड करेगा गति, कटिंग स्पीड को। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हमारा है, यदि टरेट की बात करें तो देखिए वेरी हाई रिजिडिटी। क्यों? जब ये टरेट यहाँ पर फिक्स होगा तो इसको बहुत क्लैम्प करके हम बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए बैक फोर्स मार के पीछे इसको भेज सकता है, इसीलिए इसका क्लैंपिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए टरेट में वेरी हाई रिजिडिटी, सो अब ज़्यादा रिजिडिटी होगी तो कटिंग फोर्स ज़्यादा भी अप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात और समझिएगा कि जब रिजिड होगा तो जो भी वाइब्रेशन फोर्स होंगे वो सीधे फाउंडेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर वर्कर हैंडल कर रहा होगा तो वर्कर के हैंड तक भी वो वाइब्रेशन फोर्स ट्रांसफ़र होंगे, जिससे उसे शॉक भी मिल सकता है, वाइब्रेशन फील होगा। तो ये कह रहा है वेरी हाई रिजिडिटी, सो एट द कटिंग फोर्स ट्रांसफर्ड टू बेड। जब ज़्यादा रिजिड होगा, अच्छे से पकड़ लिया जाएगा तो इसका फोर्स यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर लूज पकड़ लिया जाएगा तो इसका कुछ फोर्स यहाँ लूजनेस में निगलेक्ट हो जाएगा। तो हाई रिजिडिटी की वजह से जो कटिंग फोर्स होगा वो बेस तक भी ट्रांसफ़र किया जाता है, बेस मतलब बेड तक। और इसमें क्या होगा, लोअर रिजिडिटी, यहाँ पर रिजिडिटी बहुत लो होगी, इसीलिए जो हमारा होगा बिकॉज ओवर हैंग एट द स्लाइड और रैम रिजल्ट वाइब्रेशन, है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़े बहुत वाइब्रेशन मिलने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं मिलेगा बट आपको फील होगा, ये होता है। आगे बात करेंगे, जब हम वर्कपीस के साइज़ की बात करेंगे तो टरेट आपका हैवी वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है और कैपेसिटर स्मॉल वर्कपीस के लिए। देखिए ये टरेट आपका अप टू 200 mm डायमीटर वर्कपीस के लिए यूज किया जाएगा और कैपेसिटर आपका अप टू 60 mm डायमीटर के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब टूल ट्रेवल की बात होगी तो पहले ही मैंने बताया कि टूल टरेट में पूरी लेंथ तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर में पूरी लेंथ ट्रेवल नहीं करेगा, कुछ उसकी लिमिटेशन होगी। तो टूल ट्रेवल ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ द बेड, पूरे लेंथ बेड पर ट्रेवल कर सकता है। और इसमें लिमिटेड टूल ट्रेवल, टूल की कुछ लिमिटेशन होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टूल फीडिंग स्लोअर बिकॉज मोर फटीग ऑफ द ऑपरेटर हैंड। अब इसका जो क्लैंपिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिजिड है, तो हम अगर फीड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो हमारा वर्कर पकड़ा हुआ उसके हैंड में ज़्यादा शॉक मिलेगा, ज़्यादा झटके मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लोअर फीड रखते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ऑपरेटर हो उसके हैंड में बहुत कम फीड फटीग मिले, फटीग फोर्स। और इसमें हमारा क्या होगा, कैपेसिटर में हायर फास्टर टूल फीड रखेंगे।
बिकॉज लेस फटीग ऑफ द ऑपरेटर हैंड, ये होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कैन हैंडल हैवी जॉब। ऑब्वियसली है कि जब इससे ज़्यादा बेटर इस पे एडवांटेज मिल रहे हैं तो ये हैवी जॉब को, लगभग 200 mm डायमीटर के जॉब को हैंडल करता है। जॉब इन्वॉल्व हैवी कटिंग फोर्स एंड सेवर कटिंग कंडीशन। कटिंग फोर्स इस पर हम हैवी अप्लाई कर सकते हैं और इस पर लो कटिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये लोअर रिजिड होगा और ये हायर रिजिड होगा, तो इस तरह से हैवी कटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और हैवी जॉब के लिए, ये लो कटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और लोअर जॉब के लिए कैपेसिटेंस होगा। लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है कैरियज रीच ओवर टाइप और साइड हैंग, और दूसरे में कह रहा है एम्प्लॉयड, ऐसे देखिए, एम्प्लॉयड रिलेटिवली स्मॉलर जॉब एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर्ड लार्ज स्विंग ओवरबेड। इस पे जो हमारा कैरियज होगा उस कैरियज को ज़्यादा स्विंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्विंग करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया कैपेसिटन और टरेट लेंथ में। एक बार फिर से देख लीजिए, जो ये टरेट आपकी है ये हेक्सागोनल टरेट, आप टॉप व्यू से देखिए तो ये पूरा ऐसे आपका बन रहा है। ये टरेट आपका सीधे इस सैडल पे माउंटेड है और इसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हाई कटिंग फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे और हैवी वर्क पीस के लिए ये यूज किया जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा टरेट है एक ऑक्सिलरी स्लाइड पर माउंट किया गया है। ऑक्सिलरी स्लाइड पर केवल टरेट इतना ही मूव कर सकता है, इसीलिए इसकी मूविंग जो है लिमिट होगी। ये पूरा बेड तक मूव कर सकता है और इसका जो रिजिडिटी होगा लो होगा, सो इस पर लोअर कटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से, और ये स्मॉल वर्क पीस के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज के टॉपिक का बेसिक डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। एंड इसके पहले जो मैंने डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, और उसके अंदर हमने कुछ अटैचमेंट और एसेसरीज के बारे में डिस्कशन किया, जैसा कि ये हमने बनाया आपका टेल स्टॉक, और उसके साथ हमने आपको कुछ कैरियज के बारे में बताया था, और कैरियज के साथ हम लोगों ने आपको जो कैरियज के ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है उसके बारे में बताया। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी से रिलेटेड टॉपिक, जैसे हमारा अब है शेपिंग, प्लेनिंग एंड स्लॉटिंग ऑपरेशन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपना टॉपिक आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।